हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आप देख रहे हैं शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक का चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि एसिड्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और बेसिस कहाँ कहाँ पाए जाती हैं और उनकी फिजिकल नेचर क्या होती है और वो दिखने में कैसे होती है। हमने जनरल सा इंट्रोडक्शन लिया था एसिड्स का और बेसिस के बारे में। तो अभी तक अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो है थ्योरीज पे। अब थ्योरीज, दो तरह की थ्योरीज आई थी एसिड और बेसिस को समझाने के लिए। तो नंबर 1 जो थ्योरी है ना वो है आर्हीनियस एसिड एंड बेसिस। इससे नेक्स्ट अगला लेक्चर होगा वो भी थ्योरी बेस्ड है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास इस लेक्चर के अंदर आर्हीनियस ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था एसिड के और बेस के बारे में। ठीक है। बज़ाहिर तो हम देख के आ चुके थे कि यार एसिड क्या होता था। हमारे घरों में लेमन है, हमारे घरों में सिरका है, वहां पर हम एसिड को एसिड हमारे घरों में पाया जाता है, इस तरह उन उन चीजों में होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि एसिड का केमिकल रिएक्शंस किस तरह के होते हैं, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री में जस्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बल्कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। अब जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एसिड्स और बेसिस की, तो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस में किस तरह पता लगेगा कि एसिड का क्या रोल है, एसिड क्या होता है, और बेसिस का क्या रोल है और बेसिस क्या होते हैं। तो आर्हीनियस ने हमें यही सब कुछ समझाया। तो आपने इस लेक्चर को पूरा देखना है। इसमें काफी सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, लेकिन मैं आपको इतनी आसानी से समझाऊंगा कि आपको इस लेक्चर देखने के बाद कभी भी इस चीज में कंफ्यूजन होगी ही नहीं कि एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा यहाँ से रीड करते जाएंगे, ज्यादा रीड करके आपको बोर नहीं करूंगा, बिल्कुल थोड़ा बहुत यहाँ से हम रीड करेंगे और फिर मैं समझाऊंगा आपको कि इन्होंने यहाँ पर क्या बातें लिखी हैं सिंपल एंड इजी वर्ड्स में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Although the earlier definitions of acid and base describe some distinctive features of these substances, जिस तरह पुरानी डेफिनेशन थी उन्होंने बता दिया था कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, जिस तरह हमने लेक्चर नंबर 1 में भी देखा। Yet new and broader definitions were needed to explain। अब हमें एक बिल्कुल इस तरह के एक नई डेफिनेशंस और जिसमें हमें डेप्थ स्टडी हो सके एसिड और बेस के बारे में, तो वो बिल्कुल हमें पता होना चाहिए। अच्छा, वो पता कहाँ लगेगा कि हम केमिस्ट्री पढ़ें, उसकी एसिड और बेसिक केमिस्ट्री पढ़ें। केमिस्ट्री किस तरह पढ़ेंगे कि जब हम केमिकल रिएक्शंस और केमिकल बिहेवियर्स देखेंगे बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे, यानी कि बिल्कुल छोटे लेवल पे कि क्या चेंजिंग आ रही है किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी कंपाउंड के अंदर कि वो एसिड बन रहा है, और क्या चेंजिंग आ रही है किसी भी कंपाउंड के अंदर कि हम उसको बेस कह रहे हैं। तो जी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अर्हीनियस एक साइंटिस्ट था। कौन सा साइंटिस्ट था? स्वीडिश केमिस्ट था। अब ये स्वीडिश है ना, स्वीडन एक कंट्री है। कहाँ पर? स्कैंडिनेवियन कंट्री है यूरोप के अंदर। तो ये वहाँ का एक केमिस्ट था। उसने सजेस्ट किया दैट द एसिड एंड बेस में बी क्लासिफाइड इन टर्म ऑफ बिहेवियर इन वाटर। उसने कहा यार एसिड और बेस को समझना है ना, तो पानी के अंदर वो किस तरह बिहेव करते हैं पहले आप ये समझो। ठीक है। एसिड बेस समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि एसिड बेस जब भी पानी के अंदर रिएक्ट करते हैं तो वो किस तरह बिहेव करते हैं। ये उसने कॉन्सेप्ट दिया। अब कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिम उसने क्या डेफिनेशन दी एसिड की और क्या डेफिनेशन दी बेस की, वो समझेंगे। अब एसिड की देख लो। एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन वाटर टू गिव प्रोटॉन और हाइड्रोक्सोनियम आयन। अच्छा, प्रोटॉन और हाइड्रोक्सोनियम आयन, ये देख के परेशान बिल्कुल भी यूं ना। अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं पहले से, तो मैंने अक्सर इन लफ्जों का इस्तेमाल किया है और ये आपको इनके बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाए हैं। लेकिन हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, कहते हैं कि एसिड जो है ना एक वो सब्सटेंस है जो कि डिसोसिएट्स मींस टूटता है। एसिड वो सब्सटेंस है जो कि टूटता है पानी के अंदर, और जब वो पानी के अंदर टूटता है तो उसमें से निकलता है हाइड्रोजन पॉजिटिव, जिसको हम प्रोटॉन कह रहे हैं। क्यों हाइड्रोजन पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन एक हमारे पास एटम है और उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो रिमेनिंग क्या रह गया? आपका जवाब होगा जी प्रोटॉन ही रह गया। तो इसलिए हम हाइड्रोजन पॉजिटिव को प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है। अक्सर जगहों पे आपने चैप्टर नंबर 3 की बात करें, चैप्टर नंबर 2 की बात करें, तो वहां पर भी हमने जिक्र किया था कि एच पॉजिटिव क्यों बना और इसको प्रोटॉन क्यों बोलते हैं। तो अभी भी मैंने दोबारा आपको रिवाइज करा दी है। अच्छा, वो कहता है कि एसिड वो सब्सटेंस है जो कि पानी के अंदर टूट जाता है इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा पानी के अंदर टूटता है और वो एसिड किस में टूट जाए? एच पॉजिटिव आयन वो रिलीज करता है। ठीक है। पानी के अंदर एसिड टूटा और उसने एच पॉजिटिव आयन रिलीज किया। अच्छा, एच पॉजिटिव आयन हम कह सकते हैं। और
या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसने हाइड्रोक्सोनियम आयन रिलीज किया। अच्छा, इसके पीछे देखो क्या कहानी है। अब यहां पर समझाऊंगा मैं आपको किस रिएक्शन की हेल्प से कि ये एसिड को किस तरह डिफाइन कर रहा है। अब यहां पर गौर करना, ये है HCl। देखो HCl देख के परेशान नहीं हो ना, HCl वही एसिड है जो हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस की थी, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ एसिड्स की, जिसमें H2SO4 था, नाइट्रिक एसिड था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये वाला था। मैंने कहा था इसको हम कहाँ पर देखते हैं, इसको हम देखते हैं हमारे घर में जब तेजाब की बोतलें आती है ना, तो वो जो तेजाब यानी कि वो जो एसिड उस बोतल के अंदर होता है वो HCl होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये सफाई सुथराई के काम में इस्तेमाल होता है। अब ये HCl है जो कि एक एसिड है, वो पानी के अंदर गया, HCl पानी के अंदर डिजोल्व हुआ। अब उसने प्रोडक्ट क्या बनाई, देखो उसने प्रोडक्ट बनाई H3O, जिसको हम कह रहे हैं हाइड्रोक्सोनियम आयन। और साथ में जब H3O बन गया, साथ में क्या रह गया, Cl रह गया। अच्छा वो कैसे, देखो H और Cl, हाइड्रोजन एक है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं, कुल हाइड्रोजन कितने बन गए, आपका जवाब होगा तीन बन गए। ठीक है, तीन लिख दिया हमने, एक Cl ये और यहाँ पर एक O है, तो हम यहाँ पर O लगा लेंगे, जो बन गया हमारे पास हाइड्रोक्सोनियम आयन। और साथ में एक Cl रह गया था ना, Cl को हम अलग से रख देते हैं, तो वही इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि एसिड वो सब्सटेंस है जिसको हम पानी में डालेंगे तो वो प्रोडक्ट के तौर पे H पॉजिटिव बनाएगा या फिर हाइड्रोक्सोनियम आयन बनाएगा। ठीक है, अब मैं H पॉजिटिव का लफ्ज इन्होंने क्यों लिखा है, आपका सवाल तो होना चाहिए बिल्कुल ये कि H पॉजिटिव आयन तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पर तो हमें शो ही नहीं हो रहा H पॉजिटिव आयन। लेकिन इन्होंने यहाँ पर रिएक्शन लिखा हुआ है, लेकिन इस रिएक्शन से पहले एक स्टेप और भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या कर सकते हैं हम, ये HCl है ना, ये HCl है, ये पानी के अंदर गया, H2O के अंदर गया, तो इसने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर उसने H पॉजिटिव आयन को रिलीज किया। जब H पॉजिटिव आयन को इसने रिलीज कर दिया, तो फिर इसने H पॉजिटिव आयन को रिलीज किया, तो फिर यही H पॉजिटिव आयन इस वाटर के साथ जाके मिल गया। तो जब ये H पॉजिटिव आयन वाटर के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, H2O की बजाय H3O बन जाएगा। तो पहला स्टेप ये होता है कि H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है एसिड, और फिर वो H पॉजिटिव आयन जाके पानी के साथ मिलता है और H3O हाइड्रोक्सोनियम आयन बना देता है, और रिमेनिंग जो हमारे पास यहाँ पर था वो यहाँ पर आ गया। अब मेरा ख्याल है मैं यहाँ पर बहुत बोल रही हूँ और आपको एसिड की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। आगे भी बहुत से रिएक्शन आने लगे हैं, अभी ये लेक्चर बहुत डिटेल्स होने वाला है, तो परेशान नहीं होना। हर हर रिएक्शन को इसी तरह डेप्थ में समझेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये रिएक्शन यहाँ पर हो कैसे गया, ताकि आपको भूले ना कभी भी। ओके, जिस तरह हमने एसिड को डिफाइन किया, उसी तरह हम बेस को भी डिफाइन करेंगे। अब बेस इज दैट सब्सटेंस, बेस वो सब्सटेंस होती है विच डिसोसिएट इन वाटर, जो कि पानी में जाके जब टूटती है तो क्या बनाती है, हाइड्रोक्सिल आयन, जिसको हम कहते हैं OH नेगेटिव। हो गया जी, बात क्लियर। एसिड क्या था, एसिड वो चीज है जब वो पानी में मिक्स होती है तो फिर वो टूटती है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, या फिर हम उसको क्या कहेंगे, H3O की फॉर्म में। और बेस वो चीज है कि जब वो पानी के अंदर जाके मिक्स होती है तो वो टूटती है किसमें, OH आयन के अंदर। अभी रिएक्शन समझेंगे भैया बात को। तो एसिड के लिए आपने देखना है कि प्रोडक्ट में H3O बन रहा है, आपका जवाब होगा हाँ, अगर बन रहा है तो ये चीज ना एसिड है। इसी तरह बेस में देखेंगे, अगर प्रोडक्ट में हमारे पास OH बन रहा है तो आप कह दोगे कि ये वाली जो चीज है ना, ये हमारे पास बेस है। शर्त यही है कि पानी के अंदर डिजोल्व किया हुआ इसको हमने। लो जी, अब एग्जांपल देखो, बहुत सिंपल बहुत इजी। लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस करके आ चुके थे, ये जो NaOH है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। उसका स्ट्रॉन्ग बेस मैंने वहां पर बोला था, ठीक है ना, लेकिन अब यहाँ पर मैं हम प्रूव भी करेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है, एंड में इस बात का भी जवाब मैं आपको दूंगा कि इसको हम स्ट्रॉन्ग बेस क्यों बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ देखो जी, NaOH पानी के अंदर डिसॉल्व हुआ और वो क्या बना, उसका Na अलग हो गया और OH उसका अलग हो गया। एसिड की शर्त क्या थी, H पॉजिटिव बने या फिर H3O बने, ये थी एसिड की शर्त। और बेस की शर्त क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट में OH आना चाहिए, उसकी प्रोडक्ट में ये आना चाहिए, या फिर ये आ जाए या फिर ये आ जाए। मैंने कहा था ना पहले स्टेप में ये आ जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली स्टेप फिर यही होगा। और बेस में क्या है, बेस में हमारे पास प्रोडक्ट में OH नेगेटिव आना चाहिए। तो बातें हुई क्लियर। अब यहाँ पर एक लाइन में स्किप करके आया हूँ, वो देख लो। कहता है कि यहाँ पर some typical Arrhenius acids are some typical Arrhenius acids are HCl, HNO3 नाइट्रिक एसिड जिसको हम कहते हैं, H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, और HCl। ठीक है, ये सारी जो एसिड्स के नाम है ना, इसको हम लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस करके आ चुके हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किधर किधर होते हैं। लेक्चर नंबर 1 में लिखा हुआ नहीं था, ये बुक में लिखा हुआ नहीं है कि कहाँ कहाँ होते हैं ये, लेकिन मैंने आपको बताया था कहाँ पर होते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 देख के आ जाओ, बेसिक अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है तो। इसी तरह जिस तरह बेसिस HCl हो गई, H2SO4 हो गई, इस तरह बेसिस में ना
सबसे मशहूर जमाना बेस जो है ना वो NaOH है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और फिर BaOH2, ठीक है। ओके, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है। आगे चलते हैं। वाटर, अब ये एसिड बेस को डिफाइन कर लिया, तो शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपको आए तो शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइन एसिड्स एंड बेस अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, तो आप क्या करेंगे, आप यहां से लेकर इसको यहां तक लिख देंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। लेकिन ये लॉन्ग के लिए करना है तो फिर लॉन्ग के लिए आपको सारा करना पड़ेगा। जिसने शॉर्ट करना है एसिड बेस की डेफिनेशन वो बस यहां तक कर लेगा। अब लॉन्ग जिन्होंने करना है वो उनको तो मैं सब समझाऊंगा। आगे चलते हैं। वाटर हैज एन एसेंशियल रोल टू प्ले इन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। देखो आर्हेनियस ने तो यही कहा था, एसिड बेस डिफाइन ही जब होंगे कि जब पानी में डालें और पानी में डालने के बाद उनका बिहेवियर क्या हो। एसिड के केस में प्रोडक्ट में हमारे पास H3O आ रहा हो, और बेस के केस में हमारे पास प्रोडक्ट में OH आ रहा हो। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि पानी का बहुत अहम रोल है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में, क्या, एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए। whenever an acid or base dissociates in water, जब भी एसिड और बेस पानी के अंदर जाके टूटेंगे, इट्स मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, तो उन एसिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पानी के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देंगे बाय सराउंडिंग द रिजल्टेंट प्रोटॉन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। अच्छा, वो कैसे, कि वो जो प्रोटॉन हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन एसिड में से निकला है और हाइड्रोक्सिल आयन जो कि बेस में से निकला है, ये आयंस रिएक्ट करेंगे किससे, पानी में से, ठीक है। पानी के अंदर डिजोल्व किया ना हमने इसको, तो ये पानी के साथ जाकर रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। अच्छा, होता क्या है, ये जो पानी है ना, पानी टूटेगा, यहाँ पर हमारे पास बेस है ना, बेस टूटेंगी, और फिर ना कुछ कोई किसी के साथ जाके मिल जाएगा, कोई किसी के साथ जाके मिल जाएगा, ठीक है। और किस किस तरह मिल रहे हैं अब ये रिएक्शन हमने देखी है, और स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन अभी हम यहाँ पर नीचे कर रहे हैं। सिंस प्रोटॉन इज वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है, प्रोटॉन का जो साइज है ना बहुत छोटा है, एंड इट्स चार्ज डेंसिटी इज वेरी हाई, तो इसकी चार्ज डेंसिटी है बहुत हाई है। वो क्यों, क्योंकि वो अकेला नहीं रह सकता। चार्ज डेंसिटी हाई होने का मतलब ये है कि जिसकी चार्ज डेंसिटी हाई होगी वो अकेला नहीं रह सकता, उसको किसी ना किसी का साथ जरूर चाहिए, ठीक है ना, बेचारे को अकेला नहीं छोड़ना, कोई साथी होना चाहिए इसका भी। इट फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द लोन पेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू गिव हाइड्रोक्सोनियम आयन। ओके, ये लाइन को अभी हम समझते हैं। देखो, ये यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर, ये अब हम कोई एसिड बेस का रिएक्शन नहीं कर रहे, जस्ट हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो हमने एसिड को डिस्कस किया था ना ऊपर, यहाँ पर एसिड को डिस्कस किया था, तो मैंने कहा था कि आपने यहाँ पर डेफिनेशन में देखा है H+, लेकिन रिएक्शन में तो H+ में नजर ही नहीं आ रहा, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन नजर ही नहीं आ रहा। तो वही उन्होंने, मैंने बताई तो थी बात आपको पहले भी, लेकिन दोबारा बुक ने भी बताई थी है, तो आप बुक की बात को भी सुन लेते हैं। कहता है जो पानी है ना, ये पानी और ये जो H+ कहाँ से निकला है, एसिड में से निकला है। देखो एसिड था ना हमारे पास HCl, है ना, तो ये H है ना, जब ये HCl से अलग होगा तो H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वही H है। ये जो H है ना, ये वाटर के साथ जाके मिला है। अब ख्याल करो, अगर आपने चैप्टर नंबर 3 मुझसे पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 4 मुझसे पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होगा ये ऑक्सीजन जो है ना वो है ग्रुप 16 का मेंबर, ठीक है, ऑक्सीजन ग्रुप 16 का मेंबर है। इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना है वो कितने होंगे, वो होंगे 6 होंगे, बिल्कुल ठीक है। तो ऑक्सीजन के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, 2 2 4 5 6, इन 6 में से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन्होंने हाइड्रोजन, इस वाले ने भी हाइड्रोजन, इन दोनों ने हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया है, तो ये H2 बन चुका है, ठीक है, ये H2 बन चुका है। रिमेनिंग क्या रह गया, ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन नीचे, तो 4 इलेक्ट्रॉन दिस एंड दिस, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं किसके, ऑक्सीजन के। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स में से, 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना ये H के पास चले जाएंगे। हाँ, यही आएगी अब यहाँ पर कंफ्यूजन आपको। वो कैसे, मैंने तो अभी आपको ये कहा है कि ये ऑक्सीजन के जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स H2 ने ले लिए, यानी कि एक हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और दूसरे हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये अकेला हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों ले रहा है भाई। हाँ, याद करो बात, मैंने कहा था ये हाइड्रोजन सिंपल हाइड्रोजन नहीं है, ये प्रोटॉन है, H+ है। वो हाइड्रोजन है जिसका बेचारे का इलेक्ट्रॉन पहले से ही निकला हुआ है। अब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इसकी जो इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी खाली हुई पड़ी थी उसको फुलफिल करने, और एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो करेगा बॉन्डिंग, यानी कि ऑक्सीजन अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को दे देगा। और याद करो चैप्टर नंबर 3, जब कोई एक सर्टेन एटम किसी सर्टेन एटम को दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे दे बॉन्डिंग करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ओके, आप कह सकते हो कि यहाँ पर इस हाइड्रोजन ने H2 है ना, ये H, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, ठीक है, इन्होंने बना लिया है कोवलेंट बॉन्ड। और ये जो हाइड्रोजन था ना, ये तीसरा वाला, ये जो मिला, इसने बना लिया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जस्ट
हम इसको रिप्रेजेंट इसी तरह नहीं करेंगे जिस तरह उन्होंने यहाँ पर किया है। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के ऊपर ना 2 इलेक्ट्रॉन जिनके एक लोन पेयर वैसे ही मौजूद रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन आपको समझ आ गया होगा। बहुत टाइम लगा रहा हूँ मैं हर हर चीज पे। तो अगर आप सीरियस हो अपनी पढ़ाई के लिए तो आपने मेरी बातें सुननी है, समझनी है। अगर नहीं सीरियस हो तो फिर सुन लो, बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे जो 5 मिनट के अंदर आपको आर्हीनियस पढ़ा देंगे, 10 मिनट में पढ़ा देंगे। लेकिन मैं जो वीडियो बंद करूंगा ना, मेरा ख्याल है कि कम से कम भी ना 40 से 45 मिनट की जो मेरी वीडियो होगी, जितना डेप्थ में पढ़ाता हूँ। तो कोई बात नहीं, मैंने तो भाई मेहनत पूरी करनी है। अगर आप अपने साथ सिंसियर है तो आप भी मेहनत करें। लेकिन मैं एक चीज की गारंटी जरूर लेता हूँ कि जो मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि बच्चा मुझसे पढ़े और फिर उसको कहीं और भी पढ़ने की जरूरत पड़े। तो बहरहाल काफी बातें हो गई हैं, अब हम चलते हैं दोबारा टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स अप टू 4 मॉलिक्यूल्स may surround द प्रोटॉन। अच्छा, कहता है कुछ रिपोर्ट्स की अगर हम माने ना, तो वो हमें ये कहती हैं कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन कौन है? H+। जो प्रोटॉन है उसको 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं। ठीक है। अब वो ऊपर बात करके आए ना कि जो H+ प्रोटॉन जो है वो अकेला रह नहीं सकता। तो 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए हैं भाई साहब। अकेली लड़की देखी नहीं और सहारा देने आ गए हैं। ये वही बात हो गई है। तो 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और वो एक हाइड्रोजन पॉजिटिव को सहारा देना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी। Similarly, hydroxyl ion are also surrounded by water molecules as shown in figure 7.1। तो कहता है कि OH आयन जो है ना, वो भी हाइड्रोक्सिल आयन कहाँ पर होंगे? बेस के केस में। तो वो OH आयंस जो है ना, उनको भी वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेता है। वो कहता है 7.1 फिगर में दिखाए हुए, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या दिखाया हुआ मैंने। ये देखो, ये है हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है। OH, ये पढ़ के आए थे ना अभी हम। दिखा दूं जरा आपको OH कहाँ पढ़ के आए थे। ये देखो, ये OH पढ़ के आए ना बेस के केस में। तो ये वही OH की बात हो रही है। कहता है OH को बिना वाटर मॉलिक्यूल इस तरह घेर रहा है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? H2O होता है। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है। ये जो पॉजिटिव एंड है ना, वो नेगेटिव एंड ऑफ ऑक्सीजन से मिलेगा। ये चैप्टर नंबर 3 पढ़ के आए हो ना, केमिकल बॉन्डिंग से बातें बहुत क्लियर कराई है मैंने कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड के पास आ जाता है। सिमिलरली इस ये पूरा वाटर है, इसका एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन जो कि पार्शियल पॉजिटिव है वो मिलेगा इस नेगेटिव एंड से, जो कि ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होता है। तो इस तरह अरेंज होते हैं। और अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड में क्या होता है? प्रोटॉन, ये बेचारा अकेला, जो कि अकेला नहीं रह सकता। हाँ अकेला तो है लेकिन अकेला रह नहीं सकता है। तो उसको सहारा देने के लिए आ गए एक वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, चौथा वाटर मॉलिक्यूल। तो कह रहा है कि हम कह सकते हैं कि कुछ रिपोर्ट्स की अगर हम माने कि 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक प्रोटॉन को यानी कि हाइड्रोजन पॉजिटिव को घेर लेते हैं सहारा देने के लिए। ओके जी, कहाँ पर थे हम? Arrhenius also explained the process of neutralization। अब न्यूट्रलाइजेशन की बात में लेक्चर नंबर 1 में करके आ चुका हूँ। वो क्या होता है कि जब कोई एसिड और बेस आपस में टकराते हैं तो प्रोडक्ट में बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है। तो ये होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आर्हीनियस ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी एक्सप्लेन किया। कहता है अकॉर्डिंग टू हिम व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl कर लो आप यहाँ पर, और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH कर लो, जब ये आपस में मिलेंगे तो पानी के अंदर जाके मिलेंगे। जब तो हमारे पास जो मेन जो चीज है ना जिसके अंदर रिएक्शन होगा वो वाटर होगा। ठीक है। पानी के अंदर एसिड मिक्स किया और पानी के अंदर बेस मिक्स किया तो रिजल्टिंग में हमारे पास सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। आर डिसॉल्व इन वाटर, पानी में जब मिक्स करेंगे दे कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन, तो वो कंप्लीटली अपने आप को आयंस में तोड़ लेंगे। कैसे? अगर हमारे पास HCl है ना, तो वो अपने आप को तोड़ लेगा H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। ठीक है। HCl अपने आप को इस तरह तोड़ लेगा। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है ना NaOH, तो वो अपने आप को तोड़ लेंगे Na पॉजिटिव में और OH नेगेटिव के अंदर। ठीक है। थोड़ा सा ना क्वेश्चन बना देते हैं इस तरह। चलो। अच्छा जी, बात समझ आ गई है। एसिड अपने आप को तोड़ लेगा H और Cl के आयंस में, और बेस अपने आप को तोड़ लेगा, बेस कौन सी ली हुई है? NaOH ली हुई है। तो बेस अपने आप को तोड़ लेगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में एसिड और बेस टूट जाते हैं कि जब उनको हम पानी के अंदर मिक्स करते हैं। तो बुक ने जो रिएक्शन बनाए हैं ना वो भी देख लो। ये देखो, ये है भाई साहब एसिड। ठीक है। ये मिला पानी में, क्या बनाया? H3O और साथ में Cl निकल गया। कैसे? मैंने वही बात की थी, ये जो HCl है ना वो H और Cl के अंदर टूटा। ठीक है। तो यही जो H है ना, ये मिल गया किससे? पानी के साथ। अब पानी के H2O थे ना, तो इसने 2 की बजाय अभी यहाँ पर 3 कर दिया तो H3O बन गया। और रिमेनिंग क्या रह गया? Cl, तो हमने Cl एज इट इज लिख दिया। कोई मसला? उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। आगे चलते हैं। NaOH, NaOH जब पानी में मिक्स हुआ
तो किसमें टूटा, Na में और OH में। सिमिलरली उन्होंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात हम कर रहे थे ना, एसिड प्लस बेस रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या बन गया, सॉल्ट एंड वाटर। तो वही आगे इन्होंने इसको मजीद एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा ये करते हैं हम, हाउ डू क्लोराइड आयन एग्जिस्ट इन वाटर, अभी हम इसको डिस्कस भी करते हैं यहाँ पर। आंसर भी आप, चलें खैर अभी मैं फौरन नहीं लिखवा रहा, हम टॉपिक की तरफ से हट जाएंगे, पहले टॉपिक पूरा पढ़ लें, पर जो क्वेश्चन बीच में आएंगे इनको हम एंड पे सॉल्व कर लेंगे, हमेशा की तरह, हमेशा हम इस तरह नहीं करते हैं। ओके, द हाइड्रोक्सोनियम आयन, H3O की बात हो रही है, एन हाइड्रोक्सिल आयन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, H3O की बात हो रही है, बस यहाँ पर बात हो रही है OH नेगेटिव की मान। देन रिएक्ट टू फॉर्म वाटर विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। अब यहाँ पर बात कर रहा है, देखो ये देख लो आप जरा एक मिनट के लिए। कहता है ये जो H3O था ना, ये H3O, ठीक है, और ये OH, ये आपस में मिलते हैं, गौर करना, ये H3 थे, 3 हाइड्रोजन थे, चौथा हाइड्रोजन मिल गया, ठीक है, तो क्या बनाएंगे, 2H2O, काउंट कर लो, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो गए, 2H2 है ना, तो ये 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, तो ये 2 इस H2 के साथ भी था और ये 2 इस O के साथ भी है, तो हमारे पास ऑक्सीजन भी 2 हो गए। मैं दोबारा लिख रहा हूँ प्यारा सा, तो 2H2O ये बन गया, किस तरह, जब H3O और OH आपस में मिले हैं। अब आप गौर कर रहे हो ना, यहाँ पर जब H3O और OH बने तो H2O बन गया, पानी बन गया, और साथ में वो कह रहा है कि कुछ हीट भी निकलेगी, उसको भी देखते हैं। अब रिमेनिंग हमारे पास Cl और Na रह गए। हाँ जी, बताओ ये Na और Cl मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, आपका जवाब होगा NaCl बनाएंगे। और NaCl क्या होता है, NaCl होता है सॉल्ट, जो कि हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो आ गया, आगे बात समझ आ गई, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे सॉल्ट एंड वाटर। चलो जी, हो रही है बातें, मुझे लगता है आप लोगों को बातें क्लियर हो रही है, अगर आप ईमानदारी से इस लेक्चर को सुन रहे हो। तो वो बस बात कर लेते हैं खत्म इस बात को कि H3O और OH आपस में मिलेंगे तो वाटर बनाएंगे, साथ में कुछ फॉर्म ऑफ हीट भी रिलीज होगी। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले चीज की, जब Na और Cl मिलेंगे तो वो क्या करेंगे। अब ये बात जरा ध्यान से सुनिए, द सॉल्ट NaCl दैट इज फॉर्म विद वाटर डज नॉट एग्जिस्ट एज सॉलिड क्रिस्टल। हमारे घरों में जो नमक मिलता है ना हमें, वो कह रहा है कि जब हम रिएक्शन डायरेक्ट कर रहे हैं ना, अब रिएक्शन किस में हो रहा है, ये रिएक्शन तो पानी के अंदर हो रहा है। तो अब ये गौर करना, जब पानी बन रहा है तो NaCl पानी के अंदर ही डिसॉल्व हुआ है। आपको नमक के दाने नजर नहीं आएंगे सॉलिड फॉर्म में, नहीं आएंगे, हरगिज नहीं आएंगे, क्योंकि NaCl अभी पानी के अंदर डिसॉल्व हुआ है, ठीक है ना। इट रिप्रेजेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, इट रिमेन्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड स्पेक्टेटेड सोडियम आयंस Na क्लोराइड। तो अब ये हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर, यानी कि पानी के सोल्यूशन की फॉर्म के अंदर, हमें Na और Cl आयंस बिखरे हुए ही नजर आएंगे, ठीक है। अब इसको आपने अगर छोड़ना है तो क्या करोगे, आप जस्ट ये काम करोगे कि पानी को किसी तरह इवेपोरेट करवा दो। पानी इवेपोरेट होगा तो ये NaCl जो कि छुपके से बैठे हुए थे ना पानी के अंदर छुपे हुए, तो ये नीचे जाके सरफेस पे जाके बैठ जाएंगे और हमें सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, फिर NaCl इकट्ठा हो जाएगा। अगली बात समझ, NaCl पानी के अंदर है तो ये लिक्विड सोल्यूशन की फॉर्म में है। जब अगर पानी को इवेपोरेट करा के खत्म करवा दें तो हमारे पास जो NaCl आयंस है ना, जो पानी में डिजोल्व थे, वो NaCl इकट्ठा बना देंगे, ठीक है, फिर आप नमक बना सकते हो इसका, मतलब नमक बन जाएगा, आप इस्तेमाल कर सकते हो उसको, ऐसे कह लो। अच्छा जी, ये NaCl वाली और पानी के अंदर होने वाले सारे के सारे रिएक्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। टॉपिक तो खैर वही है लेकिन सब टॉपिक कह सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ मिनरल एसिड्स की नेचर, वो किस तरह बिहेव करते हैं। अब मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, लेक्चर नंबर 1 में इसको भी मैंने आपको बता दिया था। मैंने कंपेयर की थी दो चीजें, एक ऑर्गेनिक एसिड्स और एक मिनरल एसिड्स। तो ठीक है ना, मिनरल एसिड सुन के आ जाना लेक्चर नंबर 1 में, तो भी मजीद नहीं यहाँ मैं डिस्कस करूंगा। और जनरली वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड्स जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। हाँ, अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होते हैं, मैं पहले ही बात करके आ चुका था स्टार्ट में। हम मैंने कह रहा था ना कि NaOH को हम स्ट्रॉन्ग बेस क्यों बोलते हैं, और कुछ एसिड्स जो कि मिनरल एसिड्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों बोलते हैं। अब मैं आपका यहाँ पर सवाल क्लियर करता हूँ। देखो जी, आर्हीनियस के मुताबिक एक जर्नल रूल अब बन चुका है कि कोई भी एसिड कंप्लीटली जब पानी के साथ रिएक्ट होगा तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए इनटू H+ या फिर H3O की फॉर्म में, टूट जाए H+ और H3O की फॉर्म में, तो वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। कंप्लीटली टूटना है, ठीक है, एसिड ने कंप्लीटली टूट के ये बनाना है हर सूरत में, तो फिर वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। और बेस ने क्या करना है, बेस ने कंप्लीटली डिसोसिएट होना है पानी के अंदर, कंप्लीटली टूटना है और प्रोडक्ट में OH नेगेटिव आयन हर सूरत बनाना है। अगर वो कंप्लीटली टूट के ये बना रहा है ना तो वो कहेंगे हम इसको स्ट्रॉन्ग बेस। हो गई ये बातें में क्लियर, आगे चलते हैं।
द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट टू विच इट आयनाइज इन वाटर। तो ये बात लो जी, मैंने बात करा था वो यहाँ पर भी आ गई है। वो कहता है वो डिपेंड करता है कि पानी के अंदर वो कितने आयनाइज हुए हैं, पानी के अंदर कितने टूटे हैं, वो इस पे डिपेंड करता है कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जिसको हम पहले से देखते आ रहे हैं, बार बार देखते आ रहे हैं, आयोनाइज इन वाटर कंप्लीटली गिविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सोनियम आयन इन वाटर। आ गया वही रूल। तो HCl क्या हो गया, HCl हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों हो गया, क्योंकि HCl कंप्लीटली टूट जाता है पानी के अंदर, किस फॉर्म में, H3O की फॉर्म में, ये चीज बना देता है वो। जब कंप्लीटली टूट के H3O की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए वो, तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऑन दी अदर हैंड हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। H2SO4 इज बीन अ डाइप्रोटिक एसिड आयनाइज इन टू स्टेप। ये जब रिलीज करता है ना, आप देखो परेशान होने की बात नहीं है, यहां देख लो जस्ट, ये HCl है, इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, आपका जवाब होगा इसके अंदर एक हाइड्रोजन है। ये H2SO4 है, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, आपका जवाब होगा दो हाइड्रोजन है। तो डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है दो। प्रोटिक मतलब कि वो दो हाइड्रोजन के आयंस रिलीज करेगा। HCl सिर्फ एक आयन रिलीज करता है H पॉजिटिव, और H2SO4 क्या करेगा, H पॉजिटिव करेगा, फिर अगले स्टेप में फिर H पॉजिटिव करेगा। तो वो इस तरह करके दो मर्तबा आयंस को रिलीज करेगा, इसलिए डायप्रोटिक कह रहे हैं इसको। H2SO4 रिएक्ट हो रहा है पानी के साथ, बिल्कुल ठीक है, टूटना है इसने, स्ट्रॉन्ग एसिड का बिहेवियर शो करना है, टूटना है इसने, तो क्या करेगा, H3O बना देगा और HSO4 बना देगा। परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। यहाँ से दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन मिला जाके H2O के साथ, जिसने H2O को अब H3O बना दिया। रिमेनिंग अभी भी एक हाइड्रोजन रहता है इसका, वो अगले स्टेप में बताएंगे। वो ये हाइड्रोजन ये रहा ना, अब उसको अगले स्टेप में ये आयनाइज कर देगा। कैसे, यहाँ पर आया और साथ में पानी के अनदर मॉलिक्यूल से रिएक्ट हुआ ये, तो क्या बन गया, इसका हाइड्रोजन चला गया इसके पास, तो ये बन गया H3, और ये O पहले से था तो H3O बन गया, ठीक है, H3O पूरा बन गया। अब क्या रह गया, SO4 रह गया, तो SO4 हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है बात। अब हम चलते हैं, हम कहेंगे कि ये टू स्टेप हमारे पास रिएक्शन था, ठीक है। डाइप्रोटिक एसिड बोला है ना इसको, मतलब है एक एक करके अपना हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन को ये रिलीज करेगा, तो हो गया टू स्टेप रिएक्शन। चलते हैं अब हम एक और एग्जांपल पे, जो कि है नाइट्रिक एसिड की। न कहता नाइट्रिक एसिड जो है ना, वो बेचारा आराम से ही ना सिंगल स्टेप में रिएक्शन पूरा कर देता है। अब देखो, अब खुद ही सोच लो, हम ऊपर पढ़ के आ रहे थे HCl को, HCl को पढ़ के आ रहे थे, यहाँ पढ़ रहे हैं हम HNO3 को। हाइड्रोजन कितने हैं HCl में, एक। हाइड्रोजन कितने हैं HNO3 में, एक। तो जहां पर एक हाइड्रोजन होगा वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा, जहां पर दो हाइड्रोजन जैसे कि हमारे पास H2SO4 था, तो वो होगा टू स्टेप रिएक्शन। एक ये नई बात भी हमें याद हो गई। HNO3 प्लस H2O, ये हाइड्रोजन दे दो इसको, ये बन जाएगा H3O, सामने क्या रह गया, NO3, तो NO3 हमने यहां पर लगा दिया। चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, बल्कि स्टेप तो खत्म हो गए हैं, अब हम चलते हैं किसी और टॉपिक, सब टॉपिक की तरफ। अब वो सब टॉपिक हमें ये बता रहे हैं, जिस तरह हमने पढ़े हैं मिनरल एसिड, उसके मुकाबले में उसकी टाइप टू एसिड्स की दो टाइप थी ना, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड, लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस करके आ चुके थे। तो मिनरल एसिड को पढ़ लिया, अब हम पढ़ें ऑर्गेनिक एसिड्स को। ऑर्गेनिक एसिड आयनाइज होंगे अप टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट एंड हेंस देयर वीक एसिड। लो जी, कहानी यहाँ पर उन्होंने बता दिया असल। कहता है कि एसिड्स जो के कंप्लीटली आयनाइज हो रहे हैं, आराम से आयनाइज हो रहे हैं और बना रहे हैं H प्लस या फिर H3O, तो उसको हम बोल देंगे ये फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जो मुश्किल से या कुछ कुछ हद तक, यानी कि आप कह लें कि एसिड में से बहुत मुश्किल से या फिर बहुत कम हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहे हैं, H3O आयन बन रहे हैं, तो आप कह लें कि वो होंगे वीक किस्म के एसिड। तो हम कह सकते हैं, कहता है कि ऑर्गेनिक एसिड जो है ना वो आयनाइज होते हैं अप टू वेरी लिमिटेड एक्सटेंट, बहुत कम कह लें कि आप आयनाइज हो रहे हैं ये, तो इसको हम कह देंगे कि ये हैं वीक एसिड्स। जैसे कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड हैज अ प्रेजेंट आयनाइजेशन ऑफ ओनली 0.132%। इस बात का मतलब क्या है, इट मींस दैट आउट ऑफ 1000 मॉलिक्यूल्स एसिडिक एसिड के, एसिटिक एसिड कौन सा था, याद आया लेक्चर नंबर 1, ये था वो एसिड जो कि सिरके के अंदर पाया जाता है। सिरके का पता है ना, विनेगर। अच्छा, कहते हैं 1000 मॉलिक्यूल जब एसिडिक एसिड के होंगे ना, और वो पानी के अंदर जाके रिजेक्ट करेंगे, तो फिर वो ओनली 1.32 मॉलिक्यूल्स उसके टूटेंगे और रेस्ट रिमेन अनडिसोसिएटेड। 1000 में से सिर्फ 1.32 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि टूट कर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन रिलीज करेंगे और H3O बनाएंगे, बाकी तमाम के तमाम ना वैसे ही पड़े रहते हैं।
तो हम क्या कहेंगे, ये क्या हो गया, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा, कंप्लीटली नहीं टूट रहा है H प्लस में, तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास वीक एसिड है। तो ठीक है, यहाँ पर बात देख लो, HCH3COOH H2O रिएक्शन, रिएक्शन में तो हम वैसे ही लिखेंगे कि इसका हाइड्रोजन यहाँ दे देंगे, H3O बन जाएगा, रिमेनिंग क्या रह गया, CH3COO, CH3COO। ठीक है, चलो जी अगली बात करते हैं। सिमिलरली द परसेंट आयनाइजेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड हैविंग, यही पढ़ा था आपने लेक्चर नंबर 1 में, हैविंग कंसंट्रेशन 1.50 मोलर इज 1.06%, व्हिच मींस 987 मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ 1000 रिमेन अनडिसोसिएटेड। 1000 में से 987 ऐसे हैं जो कि टूटते ही नहीं है हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन के अंदर, तो वो फिर उसको हम कह देंगे कि ये भी हमारे पास वीक एसिड है। HCOOH फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है, इसको प्रॉपर फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, ये इसको लिखते हैं इस तरह, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बॉन्डिंग के बारे में नहीं पता, फंक्शनल ग्रुप के बारे में नहीं पता, तो जस्ट उन्होंने ऐसे लिख दिया। HCOOH प्लस H2O H3O की फॉर्म में हो गया, ये यहाँ पर चला गया ना, और मीनिंग क्या रह गया, HCOO। ठीक है, तो ये भी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा, कंप्लीटली नहीं टूट रहा, तो हम कह देंगे कि ये भी हमारे पास वीक फॉर्म ऑफ एसिड है। देखो रिएक्शन में तो हम ऐसे ही शो करेंगे ना, 1000 में से 987 ऐसे हैं जो कि नहीं टूट रहे, रिमेनिंग कितने बचते हैं, 13 तो टूट रहे हैं ना, तो जो टूट रहे हैं उनका रिएक्शन यहाँ पर हमने कर दिया। ठीक है, रिएक्शन में तो हम इस तरह ही शो करेंगे, तो रिएक्शन करते वक्त तो हमें पता नहीं लगेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, ये प्रैक्टिकली पता लगता है। NaOH एंड KOH, अब बात करेंगे बेसिस की, आर द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस, बिकॉज अब आप खुद बता सकते हो, अगर हम इसको हाइड भी कर दें आप खुद भी बता सकते हो। हाँ, आपका जवाब यही होगा कि NaOH और KOH स्ट्रॉन्ग बेस क्यों हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली टूट जाते हैं पानी के अंदर, और क्या बनाते हैं, OH नेगेटिव। NaOH पानी के साथ रिएक्शन किया इसका, ये बना दिया NaNOH। ठीक है, OH जो है ये हमें निशानदेही कर रहा है, हमें बता रहा है कि ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक बेस है। खत्म करते हैं बात को, आखिरी बात पे आ गए हम। NH4OH and AlOH3 are the examples of weak bases because they only partially ionize in water. completely ionize नहीं होते, completely नहीं टूटते पानी के अंदर, तो कह रहा है ये partially ionize होते हैं, इसलिए हम इनको कह देंगे ये भी हैं weak bases। अब उम्मीद करता हूँ ये एसिड और बेस वाली कहानी पता लग गई होगी आपको। एसिड क्या होता है, जो कि पानी के अंदर रिएक्ट करे और हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन को रिलीज करे, और हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर H3O आयन आना चाहिए। और बेस क्या होती है, जब पानी में रिएक्ट करे तो उसके अंदर से OH आयन निकलना चाहिए, तो ये हो जाएगी बेस। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाई डज अमोनियम हाइड्रोक्साइड ओनली पार्शियली आयनाइज इन वाटर। अब हम एक काम करते हैं, रजिस्टर खोल लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया, और एक क्वेश्चन अभी हम ऊपर भी देख के आए थे, ये वाला। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चंस को करते हैं और फिर लेक्चर को करते हैं वाइंड अप। अच्छा बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन हमसे कहता है हाउ डू क्लोराइड आयन एग्जिस्ट इन वाटर। कि क्लोराइड आयन जो होते हैं कौन से होते हैं, Cl आयन, पानी के अंदर वो किस तरह रहते हैं, तो हम लिखेंगे क्लोराइड आयन एग्जिस्ट इन वाटर एज एन हाइड्रेटेड आयन। ठीक है, पानी के अंदर जब वो होंगे Cl आयन, तो फिर वो हाइड्रेटेड आयन बोलेंगे हम, जिस तरह अभी हम डिस्कस करके भी आ चुके हैं जब हम पढ़ रहे थे कि NaCl किस तरह बनता है। तो ये उसी को अब थोड़ा सा रिफाइन करके आप आंसर लिखना चाहें तो लिख लें, तो मैं लिखवा देता हूँ आपको। पेन चेंज कर लेते हैं, चलो भाई ये देखते हैं कैसा लिख रहा है ये तो बहुत गंदा लिख रहा है, इसको छोड़ दो, ये पकड़ते हैं, वही आ गया दोबारा, तो खैर इसे ही लिख लेते हैं। क्लोराइड आइन एग्जिस्ट, ठीक है आइंस कर लो, एग्जिस्ट इन वाटर एज हाइड्रेटेड आइन, दे आर सराउंडेड, दे आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। राइटिंग देखो मेरी समझ आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो मैं डिक्टेट भी करवा रहा हूँ साथ साथ आपको, आप खुद ही नोट कर सकते हो। विच प्रिवेंट देम फ्रॉम combining again with hydrogen ions। ठीक है, तो देखो यही बात होगी ना, ये जो HCl था ना, HCl में से क्या निकला है, हाइड्रोजन निकला है, रिमेनिंग क्या रह गया, Cl आइन रह गया। इसी Cl आइन की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन के अंदर, कि पानी के अंदर Cl आइन कैसे रहेंगे। HCl कहाँ पर डिजोल्व था, पानी के अंदर डिजोल्व था, बिल्कुल ठीक है। तो पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स ने ना Cl आइन को अपने आसपास घेर लिया है, तो Cl आइन एक हाइड्रेटेड फॉर्म में यानी कि लिक्विड
फॉर्म के अंदर हम कह सकते हैं कि Cl आयन अभी मौजूद है, तो वो प्रिवेंट करता है, रोकता है दोबारा Cl को H बनाने में, तो दोबारा एसिड बनाने से इसको रोकता है। तो आप ये आंसर लिख सकते हो प्रॉपर, इतना ही मेरे ख्याल से काफी होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वो आप खुद से भी लिख सकते हो। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कि बिल्कुल आखिरी आप क्वेश्चन नंबर 2 देखना, उसके ऊपर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि कुछ बेसिस थी जो कि वीक थी, उसमें से थी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि व्हाई डज अमोनियम हाइड्रोक्साइड ओनली पार्शियली आयनाइज इन वाटर, कंप्लीटली आयनाइज क्यों नहीं होती? बल्कि आप लिख लो आंसर, मैं लिखवा ही देता हूँ आपको, फिर आप कहेंगे कि जो है ना इसका आंसर सर क्या बनाए हम, आपने बोल तो दिया लेकिन हम लिखें क्या, पेपर में नंबर भी तो चाहिए ना हमें, तो इसके लिए मैं आपको लिखवा ही देता हूँ। क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाई डज अमोनियम, अच्छा किसी बच्चे को ना चाहिए हो ना इसकी पीडीएफ, यानी कि आपके फुल बुक के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज वगैरह और शॉर्ट क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन, और चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस वगैरह है ना, अगर आप लोगों को किसी को पीडीएफ फॉर्म में चाहिए ना, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट कर दें नीचे, या फिर आप ना मेरा नंबर मैंने दिया हुआ है चैनल के ऊपर ही, तो आप जाके मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, फुल बुक के सारा कुछ जो कुछ है ना इजाफी चीजें, तो वो सब कुछ जो है ना इसमें कवर की भी होंगी। शॉर्ट क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन, सारा कुछ ही ना उसमें मैंने कवर किया होगा, तो आप मुझसे ना पीडीएफ ले सकते हो इसका। बहरहाल क्वेश्चन करते हैं, व्हाई डज अमोनियम हाइड्रोक्साइड ओनली पार्शियली आयोनाइज इन वाटर? पार्शियली आयनाइज मतलब होता है कि पूरी तरह से वाटर के अंदर टूट ना जाना, डिसोसिएट नहीं होना, और कंप्लीट आयंस की फॉर्मेशन ना कर पाना, इसको हम कहते हैं पार्शियली आयनाइज। ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, कंप्लीटली नहीं टूटेगा, इसका मतलब है कि वो कुछ हद तक अगर टूटेगा तो वो हो जाएगा पार्शियली आयनाइज। ओके जी, इसका लिखो आंसर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ओनली पार्शियली आयोनाइज इन वाटर, क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज, प्रॉपर कर लेते हैं इसको, हाँ, बिकॉज इट इज अ वीक, क्या लगाऊं यहाँ पर, एसिड या बेस, बताओ बताओ बताओ, वीक बेस, क्योंकि अभी हम पढ़ के आ चुके हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ओ एच होता है, ठीक है ना, ओ एच होता है। इट इट डज नॉट फुली ब्रेक इनटू आइंस एंड मोस्टली remains in its molecular form। तो ठीक है, कंप्लीटली टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता, ज्यादातर अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहता है ये। तो यहाँ तक आंसर इस तरह ही आंसर लिख दो, तो आपको नंबर मिल जाएंगे, पूरे 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अब लेक्चर को करते हैं वाइंड अप, कंक्लूड करते हैं। कोई बच्चा मुझसे अब ये ना पूछे कि सर इसमें से याद कितना करना है, मैंने बता दिया था स्टार्ट में, अगर जस्ट आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं तो आप एसिड और बेस को डिफाइन कर लें, पहला जो पैराग्राफ था मैंने मार्क करवाया था बल्कि वहां पर, तो आप रिएक्शंस के साथ उसको लिख लें तो शॉर्ट क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे करना है तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा सारे रिएक्शंस के साथ। ठीक है, तो अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसके अंदर से बन सकते हैं कि बताओ मिनरल एसिड्स का रिएक्शंस किस तरह के होते हैं, HCl का रिएक्शन कैसे होता है, H2SO4 का रिएक्शन कैसे होता है, और नाइट्रिक एसिड HNO3 का रिएक्शन कैसे होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कैसे होता है, ये जितने भी रिएक्शंस पड़े हैं ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ सकते हैं। कंप्लीटली पूरा याद करेंगे तो इजाफी कोई भी किसी भी तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो आप लिख सकते हैं उसमें से। ठीक है, और अगर आपने बिल्कुल ही बेसिक, बिल्कुल हल्का फुल्का याद करके जाना है तो जस्ट डेफिनेशन कर लें और फिर चले जाएं। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर काफी लंबा हो गया, आपको पसंद भी आया होगा, पसंद आया होगा तो मेरी इतनी मेहनत का सिला सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप अच्छे बच्चे बने और वीडियो को लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। क्लास 9 केमिस्ट्री के साथ साथ जितने भी कोर्सेज हैं क्लास 9 के, अगर आपने चाहते हैं कि आपको एक ही चैनल पर सब मिल जाएं तो आपने इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो केमिस्ट्री पढ़ने के बाद हम बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।